सोच कर देखो यार, देश में अगर किसी आम इंसान को सरकारी ऑफिस में चपरासी या क्लर्क की नौकरी भी चाहिए ना, तो उसे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट देना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, बाकायदा बैकग्राउंड चेक होता है पूरा। वही तो, अगर जवानी के दिनों की कोई छोटी सी एफआईआर भी निकली ना, तो भाई उस इंसान का पूरा करियर वहीं खत्म हो जाता है। एकदम सही बात है। एक आम नागरिक के लिए सिस्टम बहुत सीधा और सख्त है। पुलिस रिकॉर्ड में नाम आया तो नौकरी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद, वहां कोई रियायत नहीं मिलती। लेकिन इस सिस्टम का सबसे बड़ा धोखा देखो, अगर किसी नेता पर मर्डर, एक्सटॉर्शन या किडनैपिंग का चार्ज हो, तो सिस्टम की ये सख्त एक्सरे मशीन अचानक से काम करना बंद कर देती है। हाँ, और उसके बाद फिर उस आदमी को चपरासी की नहीं, सीधे मंत्री की कुर्सी मिल जाती है यार। इंडिया अनफिल्टर्ड में स्वागत है। आज की ये गहरी पड़ताल कोई आम खबर नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज हम उस दीमक की बात करेंगे जो इस सिस्टम की नींव को अंदर से खोखला कर रही है, जिसे हम राजनीति का अपराधीकरण कहते हैं। और आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे पास डेटा और रिपोर्ट्स का एक बहुत ही कड़वा और डरावना जत्था मौजूद है। हमारे पास एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की 2024 से लेकर 2026 तक की ताज़ा रिपोर्ट्स हैं। स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2026 का डेटा है और वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट के आंकड़े हैं। तो चलिए सबसे पहले इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं। आज का हमारा मिशन बहुत क्लियर है। हमें यह समझना है कि राजनीति का अपराधीकरण, देश में बढ़ती भयानक आर्थिक असमानता और युवाओं की बेरोजगारी, इन तीनों के बीच का असली कनेक्शन क्या है। राइट। ये आपस में कैसे जुड़े हैं। सवाल यह है कि क्या वाकई अच्छे दिन आए हैं या फिर ये पूरी तरह से एक क्रिमिनल राज बन चुका है। तो इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि देश की नीतियां बनाने वाली कुर्सियों पर आखिर बैठे कौन हैं। हाँ, वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। एडीआर की रिपोर्ट का डेटा खौफनाक है। राज्यों और केंद्र को मिलाकर कुल 643 मंत्रियों में से 302 मंत्रियों पर क्रिमिनल केस दर्ज है। वेट एक सेकंड, 302? इसका मतलब है कि देश के लगभग 47% मंत्री दागी हैं। जी हाँ, 47%। और बात सिर्फ छोटे मोटे धरना या प्रदर्शन वाले मुकदमों की नहीं हो रही है। अच्छा। इनमें से 174 मंत्रियों पर हत्या के प्रयास और अपहरण जैसे बेहद गंभीर आरोप हैं। बाप रे, मतलब हद होती है। अगर हम इसे और बारीकी से देखें तो दिल्ली विधानसभा का ही उदाहरण ले लेते हैं। 2025 के डेटा के हिसाब से 65 मौजूदा विधायकों में से 66% पर क्रिमिनल केस है। ये तो सच में सिस्टम का सबसे बड़ा धोखा है यार। एक तरफ देश की युवाओं को स्कूलों में ईमानदारी और नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता है, और दूसरी तरफ देश चलाने वालों पर मर्डर और किडनैपिंग के चार्जेस हैं। और देखो, यहाँ एक बात बहुत स्पष्ट कर देनी चाहिए, इस हमाम में हर पॉलिटिकल पार्टी नंगी है। एकदम सही कहा। चाहे लेफ्ट विंग हो या राइट विंग, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर पार्टी ने क्रिमिनल्स को पनाह दी है। हम यहाँ किसी भी पार्टी का ना तो समर्थन कर रहे हैं और ना ही विरोध। एग्जैक्टली। हमारा मकसद सिर्फ ओरिजिनल सोर्सेज में मौजूद कड़वे सच को ज्यों का त्यों सामने रखना है। ये किसी एक पार्टी की या एक विचारधारा की समस्या नहीं है। हाँ, क्योंकि दिल्ली का ही डेटा देख लिया जाए तो आम आदमी पार्टी के 66% और बीजेपी के 71% विधायकों पर क्रिमिनल केस हैं। सब एक ही थाली के छट्टे बट्टे हैं। यहाँ सबसे चौंकाने वाली या यूं कहें कि सबसे डरावनी बात यह है कि राजनीति का ये अपराधीकरण सिर्फ बाहुबल या पैसों के गबन तक सीमित नहीं रह गया है। जब बात महिलाओं की सुरक्षा की आती है तो सिस्टम का पाखंड अपने सबसे घिनौने स्तर पर पहुंच जाता है। ये वो पॉइंट है जहाँ के आम इंसान का सबसे ज्यादा खून खौलता है। एक तरफ पूरे देश में नारी शक्ति और बेटी बचाओ के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं, नारे गूंज रहे हैं। वही तो। लेकिन अगर इन नारों के पीछे की असलियत देखी जाए ना, तो वो रोंगटे खड़े करने वाली है। असलियत ये है कि एडीआर रिपोर्ट 2024 के मुताबिक 151 मौजूदा सांसदों और विधायकों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज हैं। 151? सोचो। और इसमें सबसे खतरनाक आंकड़ा ये है कि 16 माननीय, जिनमें 14 विधायक और 2 सांसद शामिल हैं, ऐसे हैं जिन पर सीधे आईपीसी की धारा 376 यानी रेप के केस दर्ज हैं। यार, आम इंसान क्या सोचेगा? जिन लोगों पर रेप के चार्जेस हैं, उन्हें मिनिस्ट्री और टिकट आखिर मिल कैसे रही है? वही सबसे बड़ा सवाल है। ये कौन सी नैतिकता है भाई? बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा की बात करने वाले जब खुद रेप के आरोपी हों, तो समाज किस दिशा में जा रहा है? अगर राज्यों के हिसाब से देखा जाए तो वेस्ट बंगाल इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। अच्छा, वहां सबसे ज्यादा है? हाँ, वहां 25 मौजूदा सांसदों और विधायकों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के केस हैं,
उसके बाद आंध्र प्रदेश में 21 और उड़ीसा में 17 का नंबर आता है। और नेशनल पार्टीज का क्या हाल है इसमें? पाखंड वहां भी हर जगह है। रेप के मामलों वाले इन नेताओं के लिस्ट में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही 5-5 नेता शामिल हैं। तो आखिर इसका मतलब क्या निकाला जाए? टीवी पर दिन रात दिखाया जाता है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्भया फंड बनाया है, लेकिन जब हम लोग रिपोर्ट्स खंगालते हैं तो पता चलता है कि उस फंड का 56% पैसा सिर्फ विज्ञापनों पर खर्च हो जाता है। सिर्फ एड्स पर, ताकि नेताओं की छवि चमक सके। हाँ, नेताओं के बड़े बड़े फेस दिखने चाहिए ना। और अगर न्याय प्रणाली की बात करें तो पीयूएसओ कोर्ट्स का हाल तो उससे भी बुरा है। सी-लैब के पेंडेंसी रिपोर्ट इस बात की गवाही देती है। पीयूएसओ कोर्ट्स में 2.6 लाख से ज्यादा केस पेंडिंग है आज की डेट में। 2.6 लाख केस? हाँ, और कन्विक्शन रेट यानी सजा मिलने की दर गिरकर सिर्फ 39% रह गई है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि अगर कोई ताकतवर इंसान क्राइम करता है तो उसे सजा मिलने के चांस ना के बराबर हैं। जब बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा की बात आती है तो ये सिस्टम पूरी तरह से फेल नजर आता है। बिल्कुल फेल है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है, रुकिए, आम जनता बेवकूफ तो नहीं है? पार्टियां ऐसे लोगों को टिकट देती ही क्यों हैं? और अगर दे भी देती हैं तो लोग एक मर्डर या रेप के आरोपी को वोट देकर जिताते ही क्यों हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसका जवाब किसी नैतिकता में नहीं, बल्कि गणित और उस तंत्र में छिपा है जिसे विनेबिलिटी यानी जीतने की क्षमता कहते हैं। विनेबिलिटी मतलब यही एक क्राइटेरिया बचा है? हाँ, पॉलिटिकल पार्टियों का बिकलौता उसूल यही रह गया है। एडीआर का डेटा साफ बताता है कि किसी भी दागी या क्रिमिनल उम्मीदवार के चुनाव जीतने की संभावना 15.3% है। और इसके मुकाबले अगर एक बेदाग और साफ सुथरा इंसान खड़ा हो तो उसकी जीतने के चांस कितने? सिर्फ 4.4%। वाह, मतलब इस देश में क्रिमिनल होना चुनाव जीतने की सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन बन गई है। पर लोग इन्हें चुनते क्यों हैं यार? इसके पीछे का मैकेनिज्म समझना होगा हमें। जब सरकारी तंत्र फेल हो जाता है, जब आम इंसान को पुलिस या कोर्ट से न्याय नहीं मिलता, तो वो बाहुबलियों के पास जाता है। हाँ, वो उन्हें अपना नेता मान लेते हैं। एकदम। ये क्रिमिनल्स एक पैरेलल इकोनॉमी और पैरेलल सिस्टम चलाते हैं। पैसा, बाहुबल और जातियों का वोट बैंक इन क्रिमिनल्स को जिताता है। वो लोगों के छोटे मोटे विवाद सुलझाते हैं, शादियों में पैसा देते हैं। एक तरह का डर और एहसान का कॉकटेल बन जाता है ग्राउंड लेवल पर। सही कहा। और जब इस डर और एहसान के कॉकटेल में धर्म का तड़का लग जाता है ना, तो ये पूरा सिंडिकेट और भी खतरनाक हो जाता है। मार्च 2026 में सामने आया नासिक का गॉडमैन स्कैंडल इसका सबसे ताज़ा और खौफनाक उदाहरण है। नासिक का अशोक खरात वाला केस, ये केस तो हमारे सिस्टम की पूरी पोल खोल कर रख देता है। धर्म के नाम पर पाखंड की इससे बड़ी मिसाल क्या होगी यार? अशोक खरात नाम का ये ढोंगी बाबा धर्म और एस्ट्रोलॉजी की आड़ में महिलाओं का शोषण करता था। उस पर बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 64 के तहत रेप और एक्सटॉर्शन के कई केस दर्ज हुए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उसके पास से कई आपत्तिजनक वीडियोस और भारी संपत्ति मिली। लेकिन इस पूरे स्कैंडल में सबसे भयानक हिस्सा वो बाबा नहीं था। वही तो सबसे शर्मनाक बात यह थी कि इस बाबा को खुला पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिला हुआ था। राजनीतिक सत्ता कैसी अपराध को पालेती है वो वहां दिखा। एक वायरल वीडियो में देखा गया कि महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष, हाँ, रूपाली चकानकर, जी हाँ, वो कुर्सी जिसका काम महिलाओं की सुरक्षा करना है, वो महोदय खुद इस रेप की आरोपी बाबा के पैर धो रही थी। इस घटना के बाद भारी जन आक्रोश और दबाव के चलते उन्हें मार्च 2026 में इस्तीफा देना पड़ा। पर सोचने वाली बात है यार, जब महिलाओं के रक्षक ही शोषकों के पैर धो रहे हों तो एक आम महिला न्याय की उम्मीद आखिर किससे करे? सत्ता इन क्रिमिनल्स और ढोंगी बाबाओं को इसलिए पालीती है क्योंकि ये बाबा उन्हें ठोक के भाव में वोट बैंक देते हैं। एग्जैक्टली। और बदले में सत्ता उन्हें हर क्राइम करने की छूट देती है। ये पूरा का पूरा एक सिंडिकेट है जो एक दूसरे को खाद पानी दे रहा है। और यहीं से ये पूरी चर्चा एक और बड़े सवाल की तरफ मुड़ती है। जब एक बाहुबली या क्रिमिनल करोड़ों रुपए खर्च करके चुनाव जीतता है तो सत्ता में आने के बाद उसका पहला लक्ष्य क्या होगा? अपना पैसा वसूल करना। जाहिर है, रोजगार पैदा करना तो होगा नहीं, बल्कि अपना खर्च किया हुआ पैसा कई गुना बढ़ाकर वापस निकालना होगा। हाँ, और इसीलिए वो नीतियां आम जनता के लिए नहीं बल्कि उन गिने चुने कॉर्पोरेट्स के लिए बनाता है जो उसे चुनाव के लिए आगे चलकर फंड देते हैं। और इसका सीधा असर पड़ता है हमारी इकोनॉमी पर। यहीं से शुरू होती है वो दो भारत की कहानी। एक भारत वो है जहां कुछ क्रिमिनल्स और कॉर्पोरेट्स के पास असीमित पैसा और ताकत है, और दूसरा भारत वो है जहां का युवा सिर्फ डिग्रियां लेकर सड़कों पर धक्के खा रहा है। चलिए इस आर्थिक पहलू को थोड़ा गहराई से समझते हैं।
वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 के आंकड़े डराने वाले हैं। क्या कहता है डेटा? इंडिया के टॉप 1% लोगों के पास देश की कुल दौलत का 40% हिस्सा जमा हो चुका है। 40%? सिर्फ 1% लोगों के पास? हाँ, और अगर हम आय यानी इनकम की बात करें तो देश के टॉप 10% लोग पूरी राष्ट्रीय आय का 58% हिस्सा ले जाते हैं। तो फिर नीचे की 50% जनता यानी देश की आधी आबादी के हिस्से में आखिर आता क्या है? उनके पास सिर्फ 15% हिस्सा बचता है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। इकोनॉमी में अक्सर लोग के शेप ग्रोथ की बात करते हैं ना जी, ये उसी का सबसे नंगा सच है। बिल्कुल। के शेप ग्रोथ का मतलब है कि इकोनॉमी का एक हिस्सा यानी वो 1% अमीर लोग अंग्रेजी के के अक्षर की ऊपरी लाइन की तरह रॉकेट की गति से ऊपर जा रहे हैं। हाँ, और उसी वक्त देश की आम जनता और मिडिल क्लास के अक्सर की निचली लाइन की तरह लगातार नीचे की तरफ गिर रही है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में कॉर्पोरेट्स का मुनाफा 22% बढ़ गया, लेकिन जानते हैं उनके यहाँ नौकरियां कितनी बढ़ी? सिर्फ 1.5%। और इसके पीछे की नीतियों को समझना होगा हमें। सरकार मेक इन इंडिया और PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जैसी बड़ी बड़ी योजनाएं ला रही हैं, लेकिन इनका फायदा किसे मिल रहा है? आम आदमी को तो नहीं मिल रहा। ये योजनाएं मुख्य रूप से कैपिटल इंटेंसिव कंपनियों को फायदा दे रही हैं, यानी वो कंपनियां जहां बड़ी बड़ी मशीनें और भारी तकनीक काम करती हैं, इंसान नहीं। इसे ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये ऐसा है जैसे सरकार ने एक विशाल रोबोटिक फैक्ट्री लगाने के लिए तो किसी बड़े कॉर्पोरेट को करोड़ों की सब्सिडी दे दी। उस फैक्ट्री में प्रोडक्शन तो बहुत जोरदार होगा, लेकिन काम करने के लिए सिर्फ 10 या 15 इंजीनियर चाहिए होंगे। हाँ, बाकी सब मशीनें करेंगी। तो दूसरी तरफ उन लाखों छोटे कारखानों और लघु उद्योगों को उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया गया, जो असल में हजारों लाखों युवाओं को रोजगार देते हैं। मुनाफा बढ़ रहा है, लेकिन भाई नौकरियां पूरी तरह से गायब हैं। और इसी का नतीजा है वो भयानक बेरोजगारी जिसका सामना आज देश का युवा कर रहा है। स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2026 और PLFS यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की ताज़ा रिपोर्ट्स बताती हैं कि 25 साल से कम उम्र के 40% ग्रेजुएट्स आज बेरोजगार हैं। 40%? मतलब इसका सीधा सा अर्थ है कि देश का लगभग हर दूसरा नौजवान जिसने दिन रात एक करके पढ़ाई की है, डिग्रियां हासिल की हैं, वो आज सड़क पर खाली बैठा है। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है यार। डेटा के हिसाब से देखें तो 20 से 29 साल के 63 मिलियन ग्रेजुएट्स में से 11 मिलियन युवा पूरी तरह से जॉबलेस बैठे हैं। 11 मिलियन? बाप रे। और जो लोग थोड़ी बहुत जॉब ढूंढ भी लेते हैं उनकी हालत क्या है? रिपोर्ट साफ बताती है कि सिर्फ 60% पुरुष ग्रेजुएट्स को ही 1 साल के भीतर कोई परमानेंट सैलरी वाली नौकरी मिल पाती है। व्हाइट कॉलर जॉब्स यानी जो डेस्क जॉब्स होती हैं वो तो मानो कोई सपना बनकर रह गई हैं आजकल। और यही वो भयानक फ्रस्ट्रेशन है जो हमारे समाज को अंदर से बिल्कुल खोखला कर रही है। जब 40% युवा बेरोजगार होंगे तो वो बेचारे क्या करेंगे? वही सबसे बड़ा डर है। पंजाब जैसे राज्यों का उदाहरण हमारे सामने है। वहां यही भयानक बेरोजगारी और भविष्य की निराशा युवाओं को ड्रग्स और नशे के चंगुल में धकेल रही है। और फिर वही पॉलिटिकल क्रिमिनल नेक्सस उन ड्रग्स की सप्लाई को पीछे से कंट्रोल करता है। हाँ, साइकिल बन गया एक पूरा। ये पूरा का पूरा एक शातिर चक्र है जिसमें आम इंसान फंसा हुआ है बुरी तरह। बिल्कुल। एक तरफ सरकारें स्किल इंडिया और एजुकेशन की बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लेकिन PLFS रिपोर्ट की सच्चाई ये है कि 15 से 59 साल के एज ग्रुप में सिर्फ 4.2% लोगों को ही कोई फॉर्मल वोकेशनल या टेक्निकल ट्रेनिंग मिली है। तो बिना स्किल्स के नौकरी आएगी कहां से? वही तो। क्या बिना सही स्किल के सिर्फ कागज की डिग्री बांटने से नौकरियां पैदा हो जाएंगी? सवाल ही नहीं पैदा होता यार। और इसी वजह से आज देश में 25% युवा नीट यानी NEET कैटेगरी में आ गए हैं। राइट, और ये वो मेडिकल वाला एग्जाम नहीं है। हाँ, इसका मतलब मेडिकल एग्जाम वाला नीट नहीं है, बल्कि नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और ट्रेनिंग है। यानी ये वो युवा हैं जो न तो कोई नौकरी कर रहे हैं, ना पढ़ाई कर रहे हैं और ना ही कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं। वो बस खाली बैठे हैं। देश को अक्सर डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी युवा आबादी का बड़ा फायदा मिलने की बातें कही जाती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। असलियत में ये एक डेमोग्राफिक टाइम बॉम्ब है जो धीरे धीरे देश में टिक टिक कर रहा है। और यही वो कड़वा सच है जिसे समाज को आज नहीं तो कल स्वीकार करना ही होगा। जब तक राजनीति में इन क्रिमिनल्स का दबदबा रहेगा, तब तक नीतियां आम जनता के लिए नहीं बल्कि उन 1% अमीरों और बाहुबलियों के लिए ही बनेंगी। एकदम सही। अपराध, असमानता और बेरोजगारी ये तीनों अलग अलग समस्याएं नहीं हैं, बल्कि एक ही सड़े हुए सिस्टम के 3 अलग अलग लक्षण हैं। आखिर में आकर देखा जाए
तो आज की इस गहरी पड़ताल ने यह साबित कर दिया है कि राजनीति का आपराधीकरण इस लोकतंत्र को दीमक की तरह पूरी तरह खा चुका है। बिल्कुल खा चुका है। एडीआर की रिपोर्ट से लेकर वर्ल्ड इनइक्वालिटी की रिपोर्ट्स तक सारे आंकड़े चीख-चीख कर गवाही दे रहे हैं। कोई भी आम इंसान सोचेगा कि क्या यही को अच्छे दिन कहा गया था, या ये पूरी तरह से एक क्रिमिनल राज है। ये तो सिस्टम का फेलियर ही कहूंगी मैं। लोग ऐसे सिस्टम को वोट देते ही क्यों हैं, जहां सत्ता क्रिमिनल्स के पास है और उस इंसान का अपना बच्चा डिग्रियां लेकर डिप्रेशन और ड्रग्स का शिकार हो रहा है। बाहुबल और पैसे के दम पर चलने वाला ये सिस्टम तब तक कभी नहीं बदलेगा जब तक वोटर खुद इस विनेबिलिटी के नाम पर क्रिमिनल्स को चुनना बंद नहीं करता। इसी बात से जुड़ा एक सोचने लायक विचार आज आखिर में छोड़कर जा रहे हैं। जब चुनाव जीतने के लिए पैसे और बाहुबल का ये सिंडिकेट इतना मजबूत हो चुका है कि कोई साफ सुथरा इंसान चुनाव जीत ही नहीं सकता, तो क्या हमारा लोकतंत्र एक ऐसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी वापसी की कोई गुंजाइश ना होना, ऐसे पॉइंट पर पहुंच गया है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या अब सुधार की कोई उम्मीद ही नहीं बची? अगली बार जब कोई नेता मंच से महिलाओं की सुरक्षा या युवाओं के रोजगार की बड़ी-बड़ी बातें करे ना, तो तालियां बजाने से पहले जरा उस शुरुआत वाले पुलिस क्लियरेंस के एक्सरे को जरूर याद कीजिएगा। सोचिएगा जरूर कि जो इंसान एक चपरासी की नौकरी पाने के लायक नहीं है, क्या वो सच में इस देश की नीतियां बनाने के लायक है? बेहद छुपने वाला सवाल है, पर हर नागरिक को इस पर विचार तो करना ही चाहिए। बिल्कुल। इसी के साथ आज का इंडिया अनफिल्टर्ड यहीं खत्म करते हैं। इस कड़वे सच पर विचार कीजिए और लगातार सवाल पूछते रहिए।